हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मेरे ख्याल से अभी मस्त होंगे, अपने अपने एग्जामिनेशन की तैयारियों में व्यस्त होंगे। तो आपके एग्जामिनेशन की तैयारी को और एक नई धार देने के लिए, आपके एग्जामिनेशन की तैयारी में एक नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए हम अभी आए हैं आपके लिए मॉडल सेट 3। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा, हमने 2 मॉडल सेट का 1 लाइन वाला 1 जो वर्ड आंसर लिखने है उसको कंप्लीट कर लिया है। परख मॉडल सेट जो अभी एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए आया है क्लास 12th के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल उससे क्वेश्चन आने की 100% संभावना है। अगर आप उसको कर लेते हैं तो मेरा दावा है कि आपका 80% मार्क्स 90% मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला है। आपने अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया है। परख मॉडल सेट जो हम आपको लगातार बता रहे हैं, हमारे चैनल पर सारा वीडियो उसका अवेलेबल है। आप उसको कंप्लीट करके जाइए, आपका बहुत ही बढ़िया नंबर आने वाला है, मेरा ऐसा विश्वास है। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, यही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। आप चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। कुछ क्वेश्चन देखिएगा पहले से रिपीट हुए हैं तो हम लोग उसको स्किप करके आगे बढ़ेंगे। जो नए क्वेश्चन है उसको हम आपके लिए छाट कर लाए हैं और सारा आंसर भी यहाँ दिया हुआ है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर हमारे चैनल पर विजिट करें और पार्ट 1 को भी अच्छे से देख लें, ठीक है। पहला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 26 से शुरू हो रहा है। क्यों? क्योंकि 1 से 25 तक आपको MCQ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 26 से लेकर 27, 28, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 तक आपको, मतलब 7 क्वेश्चन 1 वर्ड वाले 1 मार्क्स वाले करने हैं। तो इसको भी आप ध्यान से बनाएंगे। क्वेश्चन बोल रहा है किस ओरिएंटेशन में एक डायपोल को रखा जाए कि वो स्टेबल में पोजीशन पर रहे। तो डायपोल का जो उसमें टॉर्क लगता है, टॉर्क क्या है? ये टॉर्क वाला क्वेश्चन शॉर्ट आंसर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। हालांकि पिछले साल भी आया था तो आने की संभावना कम है, फिर भी आप इसको अपने तैयारी करके जाइएगा। टॉर्क का यही फॉर्मूला है P क्रॉस E। P डिनोट करता है डायपोल मूवमेंट को, E डिनोट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। यहाँ बीच में क्रॉस है तो अगर क्रॉस हटेगा तो आप जानते हैं इसको हम लोग लिखेंगे PE साइन थीटा। 2 केस यहाँ पर आपके सामने हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर थीटा बराबर 0 हो, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायपोल को इसी के अलॉन्ग हम लोग रख दिए हैं, तो दोनों पैरेलल हो गया तो एंगल हो गया 0 डिग्री। तब 0 डिग्री रखने से क्या होता है, यहाँ हो जाएगा PE साइन थीटा, PE साइन 0। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, मतलब टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। इस समय डायपोल पर कोई टॉर्क नहीं लगेगा और डायपोल बिल्कुल स्थिर अवस्था में रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल। अगला जो केस है बच्चों हमने लिया है 180 डिग्री, मतलब जो डायपोल पहले ऐसे रखा हुआ था अब इसको हम ऐसे उलट दे रहे हैं। देखिए यहाँ माइनस इधर प्लस था, अब इधर प्लस हो गया, इधर माइनस हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। तब इस समय क्या होगा, ये जो डायपोल है अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में रखा गया। इस समय भी टॉर्क नहीं लगेगा, लेकिन ये अब कहलाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। देखिए यहाँ लिखा हुआ है अनस्टेबल। तो याद रखेंगे थीटा का वैल्यू 0 हो तो स्टेबल, 180 हो तो अनस्टेबल। जल्दी से मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। न्यूमेरिकल देखकर कई बच्चों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन आपको न्यूमेरिकल से बिल्कुल नहीं घबराना है। जैक बोर्ड में बहुत ही सिंपल साधारण क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अगर न्यूमेरिकल सिंपल फार्मूला बेस्ड करके भी जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। कोई आपको SC वर्मा से और NCERT से बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए एक 500 माइक्रोकूलम चार्ज को रखा गया है सेंटर पर ऑफ स्क्वायर पर। एक स्क्वायर है, फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। एक स्क्वायर हमने बनाया, स्क्वायर में 4 साइड होंगे, A B C D, 4 कॉर्नर भी होंगे। एक यहाँ पर सेंटर पर रखा गया 500 माइक्रोकूलम का चार्ज। वर्कडन निकालने कहा जा रहा है। वर्कडन जब चार्ज को मूव करेंगे 10 माइक्रोकूलम बिटवीन 2 डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स ऑन द स्क्वायर। यहाँ पर सेंटर पर रखा गया 500 माइक्रोकूलम और डायगोनली एक चार्ज जो 10 माइक्रोकूलम का है उसको मूव करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो कितना वर्क डन होगा? अब देखिए 10 माइक्रोकूलम यहाँ भी है, 10 माइक्रोकूलम वहाँ भी, सब जगह पर वही है। तो जब सारे जगह पर पोटेंशियल का वैल्यू सेम है तो वर्क डन 0 हो जाएगा।
क्योंकि अगर वर्क डन कब होगा, जब हम लोग एक ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की ओर जाएंगे या कम से ज़्यादा की ओर जाएंगे। सेम पोटेंशियल पर वर्क डन होता है जीरो। इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टी भी है कि वहाँ पर चार्ज को ले जाने में किया गया वर्क डन हमेशा जीरो होता है। तो आंसर इसका तुरंत आप लिख दीजिएगा जीरो। एक वर्ड में लिखना है, आप जीरो लिख के छोड़ दीजिए तब भी आपको नंबर मिलेगा। अगर आप पूरा एक्सप्लेन करते हैं तो भी सही है, उसमें भी आपको नंबर मिल ही जाएगा। अगला बोल रहा है मोबिलिटी को डिफाइन कीजिए, चार्ज कैरियर का, और उसका यूनिट लिखिए। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन पूछा गया है। मोबिलिटी क्या है? एक रेशियो है। मोबिलिटी को म्यू से डिनोट करते हैं। रेशियो है किसका किसका? ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो वी डी बटा में ई, यही है मोबिलिटी बच्चों। तो इसको आप डेफिनेशन बना के लिख सकते हैं। फॉर्मूला याद रहेगा, अपने मन से डेफिनेशन बना देना है। यूनिट निकाल दीजिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट लिखिए और नीचे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट लिख दीजिए। देखिए वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है न्यूटन पर कूलम। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा? मीटर पर सेकेंड पर न्यूटन कूलम। देखिए न्यूटन पर नीचे कोई पावर नहीं था, ऊपर जाएगा तो -1, कूलम पर -1 था तो +1 हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक मूविंग चार्ज के द्वारा कौन कौन से फील्ड प्रोड्यूस किए जाते हैं? ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि ये एमसीक्यू में भी आता है। कभी क्वेश्चन बोलता है कि एक करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ कौन सा फील्ड बनता है, ये एक क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर आपसे पूछेगा एक मूविंग चार्ज कौन से फील्ड को उत्पन्न करता है, तो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। दो तरह के फील्ड को बनाता है, याद रखिएगा, बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैग्नेट क्या है? चुंबक के बारे में पूछा जा रहा है, तो मैग्नेट क्या है? सारे बच्चे को पता है। मैग्नेट क्या करता है? स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन को अट्रैक्ट करता है, लोहा को जो अट्रैक्ट करता है, और उसको अगर हम सेट कर देते हैं, धागा से लटकाते हैं किसी चुंबक को, तो हमेशा वो उत्तर दक्षिण दिशा में सेट हो जाता है। इसी पदार्थ को हम चुंबक बोलते हैं। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। आर्टिफिशियल मैग्नेट किसको बोला जाता है? आर्टिफिशियल मैग्नेट मानव के द्वारा निर्मित। जैसे एक होता है नेचुरल जो प्रकृति में पाया जाता है, और एक होता है मानव के द्वारा, उसको हम लोग प्रयोगशाला में बनाते हैं, लैब में बनाते हैं। आपने देखा होगा चुंबक अलग अलग आकृति के होते हैं, इस तरह के, नॉर्थ पोल साउथ पोल, एक ऐसा होता है, यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ, ठीक है। एक मैग्नेटिक नीडल होता है इस तरह का, एक पोर्शन रेड रंग से रंगा रहता है। ये रेड वाला पोर्शन है, ये नॉर्थ को इंडिकेट करता है, इधर वाला साउथ को। तो इस तरह के मैग्नेट जो होते हैं जिनका एक निश्चित आकार होता है, इनको हम लैब में बनाते हैं, प्रयोगशाला में। इस तरह के मैग्नेट को बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है। जिनको, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि किसी, अगर हम मैग्नेटिक मटेरियल को लें और चुंबक में थोड़ी देर रगड़ें तो उसमें मैग्नेटिक का गुण आ जाता है, चुंबक का चुंबकीय गुण उसमें आ जाते हैं, तो वो एक तरह से आर्टिफिशियल मैग्नेट हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा या तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, जहां इंडक्शन हो, ईएमएफ इंड्यूस होता हो, उस घटना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। डेफिनेशन देखिए, जब कभी मैग्नेटिक फ्लक्स जो जुड़ा हुआ है किसी कॉइल से चेंज करता है, तब वो ईएमएफ को इंड्यूस करता है कॉइल में, इसी घटना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखा होगा बच्चों, लेकिन किसी भी वीडियो में आपको इतना एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर कहीं नहीं बताया गया। ये मेरा वादा है, ये मेरा दावा है। आप हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़िए, कोई भी दिक्कत होता है आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं, आपके लिए ही, आपके अच्छे मार्क्स के लिए। इतना मेहनत से हम लोग ये नोट्स को लिखे हैं आपके लिए, ठीक है। तो इसका भरपूर लाभ उठाइए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए वीडियो को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन। वाई इज़ यूज AC वोल्टेज प्रीफर्ड ओवर DC वोल्टेज? मतलब हम लोग AC का इस्तेमाल क्यों करते हैं DC के तुलना में? तो क्या फ़ायदा है AC का इस्तेमाल का? उसका 2 पॉइंट यहाँ पर लिख दिए हैं। क्योंकि AC को हम लोग आसानी से कन्वर्ट करते हैं DC में, इसलिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा कि AC वोल्टेज को आसानी से बढ़ाया जा सकता है और आसानी से घटाया जा सकता है ट्रांसफार्मर की मदद से।
ट्रांसफार्मर जो वर्ड मैंने बोला ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत VBI है 2025 में जो आपका एग्जाम होने वाला है। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, 5 नंबर में नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम फाइनल एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा। एसी का वैल्यू पूछ रहा है एक कंप्लीट साइकिल में, बोल रहा है व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर ए कंप्लीट साइकिल। तो एक कंप्लीट साइकिल में एसी का वैल्यू 0 हो जाता है, क्योंकि एसी जो फिगर हम लोग देखते हैं इस तरह का रहता है साइकिल उसका, ये ऐसे गया आधा, फिर यहाँ पर ऐसे गया आधा, तो ये पॉजिटिव हाफ, ये नेगेटिव हाफ। एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अब आ जाते हैं हम लोग मॉडल सेट 4 पर। 4 का 3 सेट कंप्लीट हो गया। 4 में पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करती। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, 2 नंबर में पूछता था, लेकिन यहाँ पर मॉडल सेट में 1 नंबर में दिया है, उसको भी देख लेते हैं। अगर देखिए 2 लाइन्स है, एक लाइन्स और ये दूसरी लाइन, अगर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर देंगी तो क्या दिक्कत होगी कि एक ही पॉइंट पर 2 डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पर एक टेंजेंट होता है और एक ही डायरेक्शन होता है, लेकिन अगर 2 लाइंस क्रॉस करेंगी तो एक पॉइंट पर 2 डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए 2 लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या है, बहुत ही VBI क्वेश्चन है, एकदम 100% आने का चांस है, अच्छे से इसको कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या है, तो डायपोल मूवमेंट प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट का मतलब गुणनफल चार्ज का और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस हम लोग 12 लेते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, एक सिस्टम है जिसमें 2 चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और दोनों के बीच जो दूरी होती है वो 12 होती है। 12 दूरी है, Q चार्ज हो गया, Q इंटू 12 हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। यूनिट लिखना है तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम, डिस्टेंस का मीटर, तो क्या बन गया कूलम मीटर। नेक्स्ट है इसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती। तो क्लोज लूप कैसे बनाएंगी भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा शुरू होती हैं पॉजिटिव चार्ज से और ख़त्म होती हैं नेगेटिव चार्ज पर। देखिए इस तरह से जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुरू होंगी पॉजिटिव से जाकर नेगेटिव में टर्मिनेट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो अगर ये फिर वापस ऐसे आती तब ना क्लोज लूप बनाती, लेकिन वो वापस आती ही नहीं है, इसलिए वो क्लोज लूप का निर्माण नहीं करती हैं। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, व्हाट इज लॉरेंज फोर्स। मैग्नेटिक इफेक्ट से पूछा गया क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म से पूछा गया है। लॉरेंज फोर्स क्या है, तो लॉरेंज फोर्स क्या है, जब एक चार्ज पार्टिकल एक ऐसे रीजन में जाता है, एक ऐसे क्षेत्र में जाता है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तब उस चार्ज पार्टिकल पर दोनों तरह के फोर्स लगते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स भी और मैग्नेटिक फोर्स भी। दोनों को मिलाकर संयुक्त रूप से हम लोग बोलते हैं बच्चों लॉरेंज फोर्स। देखिए यहाँ पर दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्यू ई, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्यू भी क्रॉस बी। ये इलेक्ट्रिक फोर्स ये मैग्नेटिक फोर्स, दोनों को जोड़ के हमने लिख दिया, यही है आपका लॉरेंज फोर्स। अगला क्वेश्चन है मैग्नेटिक फ्लक्स से। अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बस उसी को चेंज कर दिया मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती थी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी। बस ज़रा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है और आप आंसर अपने आप लिख कर आएंगे, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। बार बार हम बच्चों से यही बोलते हैं कि आप फिजिक्स को रटो मत, आप फिजिक्स को समझो। समझी हुई चीज़ आपको हमेशा जीवन भर याद रहेगी, रटी हुई चीज़ आपको बस 2 दिन याद रहेगी, तीसरे दिन आप भूल जाओगे। इसलिए फिजिक्स रटना नहीं मेरे बच्चों, फिजिक्स को आपको समझ के जाना है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, डिनोट करते हैं फाई से, और इसका ऐसा यूनिट होता है वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि रेफ्रैक्टिव इंडेक्स पर क्या प्रभाव पड़ता है जब लाइट का वेवलेंथ बढ़ जाता है। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है अगर लाइट का वेवलेंथ बढ़ जाए। तो रिलेशन आप यहाँ देख रहे हैं, साफ साफ लिखा हुआ है, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा वेवलेंथ।
कहने का मतलब अगर लाइट का वेवलेंथ बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि लाइट का वेवलेंथ बढ़ रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। देखिए डिक्रीज लिखा हुआ। 32 नंबर, दो तरीके बताइए एक मैग्नेट को डी मैग्नेट बनाने के लिए। मतलब किसी चुंबक को उसके चुंबकीय गुण को समाप्त करने के लिए क्या क्या दो तरीके हो सकते हैं। तो पहला तरीका है कि उसको बहुत ज़्यादा आप गर्म कर दीजिए। आप एक मैग्नेट लीजिए, उसको आग में डाल दीजिए, धीरे धीरे उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि उसको लगातार हथौड़े से मार के चूर कर दीजिए, छोटे छोटे वो टुकड़ों में बदल जाएगा, उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगा। एक सर्किट से क्वेश्चन पूछा गया है, व्हीट स्टोन ब्रिज का फिगर है, लगभग उसी से मिलता जुलता है। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जी, 4 रजिस्टेंस हैं, 3 का वैल्यू पता है, चौथे का वैल्यू पता करना है। तो हम लोग पढ़े हैं व्हीट स्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन यही होता है, P/Q बराबर R/S। ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। S मतलब अननोन रेजिस्टेंस, उसी को X से यहाँ डिनोट किया गया है। तो इस बैलेंस कंडीशन से हम लोग X का वैल्यू फाइंड किए तो कितना आया, 20 ओम। यही आंसर हो गया। किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये पता चलता है इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर, तो वह एक्सपेरिमेंट था डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से पूछा गया क्वेश्चन है। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उनका वेव नेचर भी होता है। लास्ट सेट में हम आ गए बच्चों, मॉडल सेट 5 क्लास 12 फिजिक्स प्रोजेक्ट परख का। अब इसमें क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन पहले रिपीट हुए हैं तो उनको हम नहीं डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, ये पिछले वीडियो में हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं, ओरिएंटेशन वाला। 0 डिग्री पर स्टेबल और 180 डिग्री पर अनस्टेबल, वही क्वेश्चन था। देखिए यहाँ लिख दिया मैंने, रिपीटेड क्वेश्चन, इसको आप पीछे देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या बोल रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी है, ईएमएफ उसका ई है, करंट आई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। तो उसका रिलेशन क्या होता है वो पूछा गया है। यही रिलेशन है बच्चों, V बराबर ई माइनस आई इंटू आर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक से पूछा गया क्वेश्चन है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमें बताता है कि कोई भी चार्ज इस दुनिया में जो मौजूद है वो चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। कोई भी चार्ज जो इस दुनिया में मौजूद है, या हम बोल सकते हैं दुनिया में वही चार्ज मौजूद होगा जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। आइए इसको हम और अच्छे से आपको डिटेल में समझाते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बच्चों, 1.6 10⁻⁻19। अब इसको मल्टीपल करना है 2 से, 3 से, हमेशा इंटीजर नंबर से, और जो मल्टीपल करके आएगा आंसर वही चार्ज दुनिया में मौजूद होगा। सपोज इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा कितना आंसर, 3.2 10⁻⁻19। यही आएगा ना, देख रहे हैं आप लोग, यही आएगा ना। इसका मतलब ये चार्ज मौजूद होगा, पृथ्वी पर मौजूद रहेगा, इसका यूज करेंगे। लेकिन किसी भी बुक में आपको 3.3 10⁻⁻19 कूलम ये चार्ज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चार्ज मौजूद ही नहीं होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है। जब भी होगा तो यहाँ 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 1000 हो सकता है, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और ये चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टी भी है। आइए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, ये भी रिपीट है। वो न्यूमेरिकल हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका दिया हुआ काइनेटिक एनर्जी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 वोल्ट आया था। इसके पहले वाले वीडियो में आप देखिएगा, वीडियो सारा प्लेलिस्ट में लगा हुआ हमारे चैनल पर। बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं बच्चों, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ये भी क्वेश्चन देखिए, सारा रिपीटेड क्वेश्चन इसमें आ रहा है कि सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए। तो हम डिस्कस कर किए हैं आपसे, अगर हम लोग सेमीकंडक्टर को गर्म करते हैं तो उसका कंडक्टिविटी भी बढ़ता जाएगा, अगर ठंडा करेंगे तो कंडक्टिविटी घटता जाएगा। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम बताइए जिसका इस्तेमाल होता है
क्रिस्टल के स्ट्रक्चर्स को पढ़ने में, तो उसका नाम है एक्सरे। एक्सरे हम वैसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका इस्तेमाल हम लोग सॉलिड क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को स्टडी करने में करते हैं। कोहेरेंट सोर्सेज, फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन आया। लास्ट क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर को डिफाइन करना। तो सेमीकंडक्टर वैसे मटेरियल्स होते हैं बच्चों जिनकी कंडक्टिविटी रहती है कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में। देखिए लिखा हुआ, सॉलिड जिसकी रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी लाई करती है मेटल्स और इंसुलेटर के बीच में, उनको हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर। एग्जाम्पल है जर्मेनियम और सिलिकॉन, और भी होते हैं लेकिन ये दोनों बेस्ट सेमीकंडक्टर्स में आते हैं, इनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने पांचों मॉडल सेट का सारा वन वर्ड वाला आंसर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए, और जो सब्जेक्टिव आंसर उसको कैसे लिखना है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन तो जान रहे हैं लेकिन उसका आंसर नहीं जान पा रहे हैं, तो आंसर के लिए हम वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। आप तब तक इंतज़ार कीजिए, अपने तैयारी को जारी रखिए। मेरी शुभकामना आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू।